हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मतलब व्युत्क्रमण के लेसन के आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो भी था, जिसके बारे में आपको मैंने जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको दीप्त फ्रिंजें कब मिलती हैं, अदीप्त फ्रिंजें कब मिलते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, दीप्त फ्रिंजों के लिए मतलब दीप्त फ्रिंजों के लिए जो शर्त है वो अदीप्त फ्रिंज के लिए मतलब संपोषी व्यतिकरण की शर्तें, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। तो संपोषी का मतलब दीप्त, जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है वहाँ पर क्या है दीप्त, और जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण है वहाँ पर क्या है अदीप्त। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो है जो शर्तें लिखाई गई वो आपको आनी चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है, आज इस लेक्चर का जो है एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू होगा जो एग्जाम में लगभग 99% हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिसका नाम है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। मतलब जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, जो आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई गई कि व्यतिकरण फ्रिंजें जो बनती हैं उसकी जो चौड़ाई है, मतलब जो डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस मतलब दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है। डार्क का मतलब होता है अदीप्त और ब्राइट का मतलब होता है दीप्त। दीप्त का मतलब वहाँ जहाँ पर व्यतिकरण मतलब तीव्रता अधिकतम होती है, मतलब जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। दीप्त फ्रिंजें वहाँ पर बनती है जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण वहाँ होता है जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है। और डार्क मतलब होता है अदीप्त फ्रिंजें। डार्क मतलब क्या होता है अदीप्त फ्रिंजें, और अदीप्त फ्रिंजें वहाँ बनती है जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण वहाँ होता है जहाँ पर तीव्रता क्या होती है न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से थोड़ा दीप्त अदीप्त के बारे में बात होगी। तो आज की जो हेडिंग होगी यही होगी फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। चलिए शुरू करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक देखते हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, ये लंबा डेरिवेशन है तो हम थोड़ा पार्ट पार्ट में बिगाड़ बिगाड़ के डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो है फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए फिगर के बारे में देखते हैं। फिगर क्या है इसका चित्र। देखो, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर S लिखते हैं। ये मान लिया S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ये इसकी एक्सिस है। देखो यहाँ पर एक पर्दा है। S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिस पर दो रेखा छिद्र S1 और कौन है S2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d है। कला संबंध स्रोत है S1 और S2। ठीक, यहाँ पर एक पर्दा है ये। ठीक, यहाँ से दो तरंगिकाएं, एक S1 से चलती है, एक कहाँ चलती है S2 पे। पहुँचती कहाँ पर है, यहाँ पर P पर पहुँचती है। S2 से चलने वाली भी तरंगिका कहाँ पर पहुँचती है, P पर पहुँच जाती है। यहाँ पर बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका O। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। देखो हमने इसको बीच से मिला दिया ऐसे, देखिए ऐसे बीच से मिला दिया। ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। कितना ले लिया, थीटा। क्लियर है, चलिए देखिए आगे। ये एंगल आपका हो गया कितना, थीटा। ठीक, चलिए बच्चों देखिए, अब यहाँ से ये कोण अगर थीटा है आपका, ठीक है, तो ये कोण अगर थीटा है, हम मान लेते हैं यहाँ से yn दूरी पर कोई एक फ्रिंज बनती है। अब ये डार्क है कि ब्राइट है ये बाद की बात है, अभी yn दूरी पर बन रही है। ठीक, अब ये एंगल अगर आपका थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच लूँ, इस वाली लाइन की पैरेलल ऐसे लाइन खींच लूँ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है कैपिटल डी। ठीक, और ये भी याद रखना कि स्मॉल डी इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल डी, मतलब ये स्लिट्स के बीच की दूरी जो है इसकी दूरी की तुलना में बहुत कम है। तो अगर ये थीटा है तो एक ही एंगल पर बने कोण ये भी थीटा। हम ये दोनों लाइन पैरेलल मानते हैं, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कैसी मानते हैं पैरेलल। ये सब बहुत छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी बात। ठीक, देखो पैरेलल हम मान रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल मान रहे हैं, है नहीं लेकिन मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम। तो अगर S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत कम है तो पैरेलल लाइंस नहीं मान सकते इसको। ये तो बस चित्र बड़ा करके बनाया गया है, जूम करके। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। तो अगर ये थीटा है तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा ऐसे, ये हो गया के है, तो ये वाला कोण 90 होगा अगर हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, 90 माइनस थीटा, और ये वाला आपका बचा कितना, थीटा। ये कोण कितना बचा आपका, थीटा। तो ये सारे एंगल डिसाइड हो गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो अब देखो
हम मान लेते हैं कि माना, देखो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, माना एस एक एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एस जो है यहाँ पे जो सोर्स है, ठीक है, एस एक एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2 है। इन रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इस रेखा छिद्र से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा है, ठीक है, जिस पर जिस पर जो है सेंट्रल मैक्सिमा से वाई दूरी पर एक फ्रिंज कोई बनती है पी। अब कौन सी बनती है बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये फ्रिंज की स्थिति फाइंड करने की वाई की दूरी कितनी है, ठीक है, पहले वाई निकालेंगे कि ये फ्रिंज की स्थिति कौन सी है, फिर बाद में ब्राइट और डार्क का होगी वो अलग बात है, ठीक। तो मैंने सबसे पहले क्या देखूंगा कि S1 और S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ठीक है। तो जरा देखो S1 से और P तक, S2 से P तक, S1 से P तक जो तरंगिका जाएगी उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी और S2 से P तक जो जाएगी उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, ये कम दूरी है, ये ज़्यादा दूरी, कितनी ज़्यादा है, S1 से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया तो ये S2 की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, S1 व S2 से क्या लिखेंगे हम, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर। देखो पथांतर को मैंने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, किससे रिप्रेजेंट कर लिया, डेल्टा एक्स। S2K बराबर S2P माइनस S1P, और S2P के पथांतर को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस कितना S1P, ठीक है। अब एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले, सबसे पहले त्रिभुज S1, देखो त्रिभुज S1 S2K में, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, S1 S2 और K में, चलिए देखते हैं। त्रिभुज S1 S2 K में, ठीक, S1 S2 K में अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीजें ज्ञात है, एक तो कोण के सामने लंब ज्ञात है, दूसरा कर्ण ज्ञात है, ठीक है। तो साइन थीटा लगा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास S2K और बटे कर्ण है आपका S1 और S2, ठीक है। मतलब S2K का मान डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी, ये साइन थीटा हो गया। दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, तो दूसरा वाला त्रिभुज क्या कहता है, देखिए दूसरा वाला त्रिभुज है आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, PCO। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज PCO में, किसमें, PCO में। अब PCO में देखो आपको एक लंब दिया गया, दूसरा आधार दिया गया, तो टैन लगाते हैं, टैन में ही रिलेशन लंब और आधार का होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपके पास, ये वाला CP, और बटे आधार कितना है OC, आधार कितना है OC। अब CP का मान देखो कितना है, C से P का मान है YN, और बटे आधार कितना हो जाएगा आपका कैपिटल D, आधार कितना है कैपिटल D, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे चूंकि अगर आप ध्यान दें तो चूंकि आप स्मॉल डी इज मोर लेस देन, देखो चूंकि स्मॉल इज मोर लेस देन कैपिटल डी, मतलब ये सब बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इज सिमिलर हो जाएगा किसके, टैन थीटा। साइन थीटा सिमिलर किसके हो जाएगा, टैन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो साइन थीटा की वैल्यू है डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी बराबर यहाँ से वाई एन बटे कैपिटल डी। वाई एन का मान निकालेंगे तो वाई एन इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर है कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। ये देखो ये आगे एनवी फ्रिंज की स्थिति, ये क्या है आपके पास एनवी फ्रिंज की स्थिति, ध्यान दो ये है एनवी फ्रिंज की, यह एनवी फ्रिंज की स्थिति है, कौन सी है, एनवी फ्रिंज की स्थिति है ना, ये कैसी है एनवी फ्रिंज की स्थिति। तो आप सबसे पहले दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के फाइंड करेंगे, ठीक है, कौन सी दीप्त है और कौन सी अदीप्त है, ठीक, पहले ये फाइंड कर लेंगे। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति, लगा देंगे, देखो दीप्त फ्रिंज की स्थिति, ये हेडिंग होगी, छोटी हेडिंग होगी, स्मॉल हेडिंग मतलब सब हेडिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लाइन खींच देता हूँ, जगह कम होने के कारण, देखिए दीप्त फ्रिंज के लिए आपने पढ़ रखा है,
देखो दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या पढ़ा आपने, डेल्टा एक्स बराबर आपने पढ़ रखा होगा एन लैम्डा, याद होगा, संपोषी व्युत्क्रम की शर्तों में आपको पढ़ाया। दीप्त फ्रिंज, देखो दीप्त फ्रिंज वहां पर बनती है जहां पर संपोषी व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज पता, जब हमने आपको संपोषी व्युत्क्रम की शर्तों को पढ़ाया था तो वहां दीप्त फ्रिंज के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज वहां बनती है जहां पर पथांतर क्या होता है, एन लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन लैम्डा हो गया। अतः देखो एनवी स्थिति से अगर ज्ञात करना है यहाँ से तो क्या ज्ञात करेंगे, देखो वाई एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अतः वाई एन ब्राइट, मतलब दीप्त फ्रिंज की स्थिति कहाँ कहाँ होगी, देखो ये हो जाएगा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, और डेल्टा एक्स का मान है आपके पास एन लैम्डा, मतलब इसको थोड़ा सही से लिख लो, वाई एन ब्राइट इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये हो गया। जहां n बराबर क्या क्या हो जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। देखो n बराबर अगर देखें तो ये हो गया आपका ब्राइट फ्रिंज की स्थिति, वाई एन ब्राइट, ठीक। अब n बराबर आप 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 0 पर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगी, n बराबर 0 रखेंगे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगी, 1 रखेंगे तो पहली ब्राइट, 2 रखेंगे तो दूसरी ब्राइट, 3 रखेंगे तो तीसरी ब्राइट, ऐसे मिल जाएगी कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। ऐसे अब हेडिंग लगाएंगे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। चलिए देखिए ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको बताया गया है कि पथांतर कितना होता है। देखो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये पथांतर बताया गया था, ठीक है। डेल्टा एक्स बराबर वाई एन इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो यहाँ से वाई एन की स्थिति ये क्या है, अब ये वाई एन डार्क कब होगी, ये जो वाई एन भी निकाली है एन बी फ्रिंज स्थिति, अब ये डार्क और ब्राइट ये अब कन्वर्ट हो रही है, तो वाई एन ब्राइट, भाई ये एन बी निकाल ली थी ना, दीप्त अदीप्त नहीं डिसाइड थी, दीप्त अदीप्त डिसाइड होगी डेल्टा एक्स से। जब यहाँ पर डेल्टा एक्स दीप्त के लिए रखेंगे तो ये दीप्त हो जाएगी, जब अदीप्त रखेंगे तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आ जाएगी, और वाई एन ब्राइट हो जाएगा आपका 2n-1, और ये हो जाएगा आपका कितना, कैपिटल डी बटे डी, है ना। तो डेल्टा एक्स का मान लैम्डा बाई 2 और साथ में कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब वाई एन ब्राइट को अगर हम सही से लिख लें तो 2n-1, और ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई कितना 2d, ठीक, ये हो गया आपका वाई वाई अदीप्त, है ना, वाई ब्राइट नहीं वाई डार्क, ये वाई डार्क है डी से, वाई डार्क, ये हो गया आपका डार्क फ्रिंज की स्थिति, ठीक, ये हो गया आपका अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। चलो देखो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जब ज्ञात करनी होगी, देखो पहले तो डेफिनेशन समझो, ठीक, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फिर से सुनो, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं जरा सा। देखो मैंने मान लिया कि ये पर्दा है, इसी पर्दे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पर्दा है, ये यहाँ पे मैं पर्दा बना लेता हूँ, है ना। ये देखो ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, सी वाला दिखा लिया, सेंट्रल मैक्सिमा में हमेशा ब्राइट ही बनता है, ठीक। अब देखो पहला यहाँ पे बना B1 D1, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा डार्क, ठीक है, इसको कह लो आप क्या D1, ठीक। इसके बाद बनेगा पहला B1, ऐसे नीचे नीचे वाला भी D1, यहाँ पर क्या बनेगा B1, इसके ऊपर फिर बनेगा D2, फिर इसके ऊपर बनेगा B2, यहाँ पर ऐसे बचे बनेगा D2, और फिर इधर बनेगा B2। ये बन गया आपका व्युत्क्रम पैटर्न, ठीक है। पहले दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, ऐसे नीचे भी पहले अदीप्त, फिर दीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, मतलब ऐसे क्रम में बनेगा, ठीक। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो देखो B1 और B2 इनके बीच की दूरी को हम W कहते हैं, ठीक। या परिभाषा ये भी होती थी, किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये डार्क 1 और डार्क 2 ये भी W होगा, D1 से D2 के बीच की दूरी, ये हो गया आपका, समझ आएगा नहीं है।
किन्हीं दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो देखो दीप्त फ्रिंज क्रमागत B1 और B2 और D1 और D2, समझ में आया कि नहीं है? तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रिंज चौड़ाई की बात होगी तो डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे, पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी जाएगी कि नहीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। अब फ्रिंज चौड़ाई देखो, मैंने मान लिया कि यहाँ से देखो सेंट्रल मैक्सिमा से मान लिया पहली ब्राइट जो ब्राइट फ्रिंज की दूरी है वो yn है। कितनी है? yn। ठीक है, और अगली जो मिलेगी भाई yn है ना, ये पहली वाली y1 है और दूसरी कौन सी है? yn+1 है, ये वाली। अब बीच में ये दूरी ज्ञात करनी, देखो यहाँ से यहाँ तक दी गई, यहाँ से यहाँ तक, ये w फाइंड करना है। तो देखो yn+1 में से yn ज्ञात कर लो, w ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माना, ऐसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, माना ऐसे लिखेंगे, माना nवी व n+1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्रमशः nवी नहीं yn, यहाँ पर क्या लिखेंगे? yn व yn+1 है ना? कौन कौन सी है? yn या yn+1 है। तो देखो yn बराबर अभी अभी मैंने बताया दीप के लिए, yn ब्राइट के लिए अभी क्या बताया? n d λ/d, ये बताया। तो जरा yn+1 ब्राइट कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं किसी जगह पर लाइन खींच के। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डी हटा देते हैं यहाँ से, देखो समझ लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी लाइन है। ठीक है, चलिए देखिए ये अगर ये yn हो गया तो yn+1 कितना हो जाएगा? yn+1 ब्राइट कितना हो जाएगा? देखो लेफ्ट साइड में n की जगह पर n+1 तो राइट साइड में भी वही हो जाएगा, तो n+1 और साथ में d λ/d। ठीक है, अब w बराबर क्या हो जाएगा? देखो चूंकि w बराबर, चलिए देखते हैं w बराबर क्या हो जाएगा? ब्राइट। देखो w ब्राइट क्या लिखेंगे? w ब्राइट मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, w ब्राइट का मतलब w विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो w ब्राइट क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो पहले yn+1 माइनस yn है ना, तो yn+1 ब्राइट और माइनस yn+n ब्राइट, yn ब्राइट वैल्यू रख लो। तो w ब्राइट कितना आ जाएगा? देखो yn+1 तो ये वाला है n+1 और कितना ब्रैकेट में d λ/d। ठीक, माइनस yn कितना है? d λ/n d λ/d, जो कॉमन होगा कॉमन कर लो। ठीक है, देखो w ब्राइट अगर निकालना है आपको तो w ब्राइट इज इक्वल टू, आप कॉमन कर लेंगे d λ/d। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या बचा? n+1 माइनस का n, देखो d λ/d कैंसिल, n से n क्या हो गया? कैंसिल, एक बचा। तो w ब्राइट क्या है आपका? देखो w ब्राइट आ गया d λ/d, ये आ गया w ब्राइट। ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। बातें समझ में? तो आधा काम तो हो गया, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल आई। अब निकालनी है आपको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो जरा बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो हम एक साइड से बिगाड़ना शुरू करें। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए देखिए, हम इस साइड पे थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे बिगाड़ देते हैं। देखो ये वाला, ये इतनी लाइन बिगाड़ दो। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब मैंने ये आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, ये निकाल रखी है। ठीक है, अब जरा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। यहाँ हेडिंग लगाते हैं, सब हेडिंग ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। चलो देखो डेफिनेशन वही, किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो ये और ये दूरी या ये दूरी। ठीक है, तो सेम चीज माना स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? माना एनवी व n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्रमशः कौन कौन सी yn व yn+1 है। ठीक, अब जरा देखो चूंकि yn
डार्क अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, 2n प्लस माइनस वन, 2n-1 और d लैम्डा बाई 2d, ये बताया मैंने आपको। अब जरा yn+1 कितना हो जाएगा डार्क में, भाई यहाँ भी रख लेंगे, तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा n+1 माइनस का 1 है, और यहाँ पर d लैम्डा बाई कितना हो जाएगा 2d, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+2 -1 हो जाएगी और d लैम्डा बाई कितना हो जाएगी 2d। अगर इसको हल करना है तो 2n+1 भाई 2 में से गए 1 और d लैम्डा बाई कितना बचा 2d, ये आ गई आपकी yn+1 डार्क। ठीक, अब देखो विड्थ क्या होगी w, yn+1 डार्क है ना, और माइनस का yn डार्क, वैल्यू रख लो सबकी, तो w इज इक्वल टू yn+1 कितना है 2n+1 d लैम्डा बाई कितना 2d माइनस 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ये हो गया yn डार्क। देखो ये है, जो कॉमन रहा कॉमन कर लो, डी लैम्डा बाई कितना 2d कॉमन, बचा कितना 2n+1 और माइनस का क्या हो जाएगा 2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 2n से 2n कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2, दैट मीन्स डी लैम्डा बाई कितना 2d और इंटू कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा और बिगाड़ देते हैं इस जगह पर, मतलब ये W डार्क जो है, ये W डार्क है सब, ठीक है, अर्थात W डार्क जो आई वो भी आपकी क्या आई, देखो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, डी लैम्डा बाई कितना स्मॉल डी। ठीक, देखो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो, ठीक है, दोनों का देखो दोनों बराबर है ना, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है, देखो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी डी लैम्डा बाई डी और दीप्त फ्रिंज की लंबाई भी क्या हुई डी लैम्डा बाई डी, तो ये डेरिवेशन हो गया, अतः स्पष्ट है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती, ठीक है, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है समान होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक का ये फार्मूला आपका पूरा हुआ, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक और बचा इसके साथ खत्म कर देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक बेटा कला संबद्ध स्रोत, ठीक है, देखो कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, देखो अभी जो आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि ये S1 और क्या है S2 है, ठीक है, यहाँ ऐसे देखो यहाँ से ऐसे तरंगिकाएं चलती हैं और समान दूरी होने के कारण S1 और S2 पर समान मतलब जिसमें फेज डिफरेंस इक्वल होता है, स्थिर होता है, यहाँ पर पहुँचती हैं, ठीक है। अब इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं ऐसे, ठीक है, जो व्यतिकरण करके प्रतिरूप बनाती हैं कहाँ पर पर्दे पर, ठीक है। तो ऐसे दो प्रकाश स्रोत, कला संबद्ध स्रोत की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच कालांतर क्या रहे स्थिर रहे, शून्य नहीं, शून्य गलत हो जाएगा, ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच कालांतर क्या रहे स्थिर रहे, ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच कालांतर क्या रहे स्थिर रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक होगा व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है 1 नंबर के लिए, ठीक है, व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें। चलिए देखिए
देखो व्यतिकरण की शर्तें आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से होती है, ध्यान देना। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, तब आपको वहां पर जो शुरुआत में आपको इंटेंसिटी के निकाला गया था, कालांतर निकाला गया था, पथांतर निकाला था, एम्पलीट्यूड निकाला गया था, वो शर्तें लिखनी है, ठीक है। लेकिन जब ये पूछा है कि व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख करिए, तो जो अब हम थ्योरेटिकल पार्ट बताने जा रहे हैं वो करना है आपको। तो सबसे पहला है कि दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होनी चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। सबसे नंबर एक क्या, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए, ठीक है। कला संबद्ध का स्रोत का मतलब अभी मैंने बताया कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच का अंतर क्या है, स्थिर रहे, शून्य ना रहे, स्थिर रहे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर हम ये कहें तो दोनों तरंगों से निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच आयाम नियत रहे, आयाम और आवृत्ति उसकी क्या रहे, नियत रहे, ठीक है। आवृत्ति नियत लगभग मतलब डिफरेंटली नियत होनी चाहिए, समान आवृत्ति की दो तरंगें होनी चाहिए। डेफिनेशन ये है व्यतिकरण की, समान आवृत्ति की दो तरंगें ही व्यतिकरण की घटना घटित कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरंगिकाओं से निकलने वाली आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आयाम भी लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और दूसरा, ये दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले पतले होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए, इनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए, ये सब आपके व्यतिकरण की शर्तें हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, समझ में आया, ठीक है। तो YDSC के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब इस लेक्चर के न्यूमेरिकल लेसन के न्यूमेरिकल लगेंगे, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ओके।